गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में स्कूल्स, कॉलेज ये सभी जो हैं बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई जो है रुकी हुई है। तो मेरे बच्चे भी जिद कर रहे थे कि सर ऑनलाइन क्लास चलाइए सर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे जो साइंस सब्जेक्ट है मेरा उस पे उसका जो है जितने भी बुक्स हैं उन सभी पे जो है वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड किया जाए। इससे मेरे बच्चे भी सीखेंगे और साथ ही जो भी बच्चे इच्छुक होंगे वे सब भी नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। उनका भी जो पढ़ाई रुका हुआ है वो चालू हो सकेगा। तो यही सोचकर मैंने जो है यूट्यूब पे आज से ये क्लास 9 से जो है मैंने शुरू किया है। ऐसे तो 5 से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं 9 से ही शुरू करता हूँ। 9 से शुरू करूँगा और ये 12th तक जाएगा। साइंस का है, हर एक टॉपिक मैं कवर करूँगा साइंस का। जैसे 9th और 10th हो गया, उसके बाद जो भी है फील्ड चेंज होता है। जैसे साइंस में 3 हो जाते हैं, इसके पार्ट 3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। आपका फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, फिर आगे चलकर बायोलॉजी भी चेंज हो जाता है बॉटनी और जूलॉजी में। इस तरह से जितने भी इसके पार्ट्स बनते जाएंगे मैं उन सारे पार्ट्स को कवर करूँगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे क्लास 9 का जो है पाठ्य पुस्तक है विज्ञान का, उसका मैं जो प्रीफेस है उसके बारे में बात करूँगा। जो आपका सबसे पहला आमुख है उसको मैं देखूँगा, क्योंकि आमुख में भी बहुत सारी बातें होती हैं जो बच्चों को और शिक्षकों को जानने योग्य होती है। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। तो मैं आज उसी के बारे में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 9 क्लास का बिहार बोर्ड का जो बुक है, ये बिहार बोर्ड का BSEB का बुक है। उसी से मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा। NCERT का बुक नहीं है, मैं NCERT से कवर नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है वो उसका आपको लिखा हुआ भी आ रहा है नीचे में बैकग्राउंड में कि क्या लिखा है कि BST BPC है ना, मतलब बिहार का है, ये BSEB का है। तो यहाँ पे आमुख के बारे में मैं बात करना चाह रहा था। तो यहाँ पे आप आमुख को देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बताती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। बच्चों का जो स्कूली जीवन है उसको स्कूल तक ही सीमित रखना, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि बच्चों का जो जीवन है उसको स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। उसको स्कूल से बाहर के जीवन के साथ उसकी पढ़ाई को जोड़नी चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके कारण ही जो आज भारत की जो हमारी स्कूली अर्थव्यवस्था है, जो स्कूली व्यवस्था है वो आज तक जो है स्कूल और घर के बीच में जो है ना अंतराल बनाए हुए हैं। बच्चा स्कूल में कुछ और वातावरण अनुभव करता है और घर जा कर के वो कुछ और वातावरण अनुभव करता है, और इसी कारण से जो है वह बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है और घर पर पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे वो सारी बातें बताई गई हैं। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने का प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। अब इस बुक में जितनी भी विषय हैं उन सभी को एक मजबूत दीवार से घेर दिया गया है। अब वो दीवार क्या है? तो वो दीवार यह है कि आपको किसी भी चीज़ को इस बुक में जो भी पढ़ाएंगे तो उसमें जो भी बातें आएंगी उसको रटना नहीं है, उसको याद नहीं करना है, उसको एकदम विरोध शामिल किया गया है उसके प्रति। रटने की बात
करना ही नहीं है, उसको सिर्फ समझना है और अपने जीवन में उसको उतारना है, उसको याद नहीं करना है। और यहाँ पे ये आशा करते हैं कि ये जो कदम लिया है इन्होंने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित है, बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। अब यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, यह आपको उसमें वर्णित है यह व्यवस्था। उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। अब बहुत सारे शिक्षक हैं जो ये सोचते हैं कि जो पाठ्यपुस्तक है यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, और उसी को लेकर के जो है बहुत सारे शिक्षक जो हैं चलते हैं, बस किताब को ही देखते हैं, किताब से बाहर निकलते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे उसका विरोध किया गया है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएं, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल के बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव या बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच, विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। तो यह पुस्तक जो है आपको प्राथमिकता देती है कि छोटे बच्चे हैं जो समूह बना करके बातचीत करें, उनको ऐसा वातावरण दिया जाए कि वो बातचीत करें, आपस में बहस करें, किसी भी टॉपिक के ऊपर वो अपने आपस में बातचीत करें, बहस करें, उसके बारे में गहन अध्ययन करें, और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को यहाँ ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। अब NCERT इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए एक कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद इस पाठ्य पुस्तक की सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर JB नरलीकर और इस पुस्तक की मुख्य सलाहकार प्रोफेसर रूपमंजरी घोष की विशेष आभारी है। यहाँ पे आभार व्यक्त कर रहा है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक को बनाने में मदद किया है, उनका आभार व्यक्त करता है NCERT। इस पाठ्य पुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया है। इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया है। प्रोफेसर मृणाली मिरी और प्रोफेसर GP देशपांडे की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा गठित निगरानी समिति राष्ट्रीय मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों के अमूल्य समय और सहयोग के लिए हम कृतज्ञ हैं। तो यहाँ पे कृतज्ञता बताई जा रही है, आभार व्यक्त किया जा रहा है। अब आगे हम देखेंगे इस आमुख में जो जानने योग्य बातें थी हम लोगों ने जान ली है। अब जो पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति है, अब जिन्होंने इस पाठ्य पुस्तक को निर्माण करने में मदद किया है उनके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर से यहाँ पर आभार व्यक्त किया है
पुस्तक को बनाने में जितने लोगों ने मदद किए हैं, जितने संस्थानों ने मदद किए, उन सब का आभार व्यक्त किया है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी किताब का विषय सूची के बारे में बात करेंगे। तो विषय सूची के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो विषय सूची जो हमारा होगा, ये कैसे वर्क करता है, अभी मैं सीख रहा हूँ कैसे काम करता है ये यहाँ ठीक है। तो ये विषय सूची है आपका। देखिए अध्याय फर्स्ट में अभी हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो है आमुख पढ़ रहे थे और अभी पढ़ रहे हैं। तो आमुख हमारा आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग देखेंगे अध्याय 1 के बारे में। अध्याय 1 में हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ के बारे में। उसके बाद हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 में हमें देखेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 3 में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु के बारे में। अध्याय 4 में हम लोग देखेंगे परमाणु की संरचना के बारे में देखेंगे हम लोग। उसके बाद अध्याय 5 है। अध्याय 5 में हम लोग जीवन की मौलिक इकाई को देखेंगे। अध्याय 6 में हम लोग पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। और अध्याय 7 में हम लोग पढ़ेंगे जीवों में विविधता के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। अभी और भी है, अध्याय 8 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में। अध्याय 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे। गति कैसे वर्क करती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अध्याय 9 है, 9 में हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम के बारे में। अध्याय 10 में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अध्याय 11 में हम लोग पढ़ेंगे कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। अध्याय 12 में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। और अध्याय 13 में हम लोग पढ़ेंगे हम बीमार क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 14 में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संपदा के बारे में। और अध्याय 15 में हम लोग खाद्य संसाधनों में सुधार पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तरमाला है और आपका पारिभाषिक शब्दावली है। तो इन सब के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। और जैसे ही क्लास चालू होगा, जैसे कल से क्लास चालू होगा, कल हम लोग अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। तो मैं जैसे ही चालू करूँगा तो मेरा यही रहेगा कि जैसे मैं पहले आप लोगों को समझाऊँगा, लेसन को पहले मैं समझाऊँगा। उसके बाद लेसन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उन सब को ले करके मैं चलूँगा। पहले मैं लिखाऊँगा उन सबको, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो इस तरह से मेरा प्रक्रिया चालू होगा आपका साथ। तो इसमें आपको सिर्फ मैं बताऊंगा ही नहीं, आपको बस लिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। तो इस तरह से जो है आपका पूरा सेशन जो है क्लियर हो जाएगा। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक होता है कि जैसे कि यहाँ वीडियो देखा फिर भी समझ में नहीं आया, क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर दूसरा चैनल जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होगा। इस चैनल पे वीडियो मैं जैसे ही चालू करूँगा, कल से आपका लेसन 1 चालू होगा, तो वहाँ पे मैं आपको पहले जो भी आपका बुक में दिया हुआ है उसको तो पढ़ाऊंगा ही, उसके साथ साथ जो रिलेटेड हैं उन सभी के बारे में बाहरी फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। और उसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिसके बारे में आप लोगों को कल मालूम चलेगा कि संतोष सर कैसे पढ़ाते हैं। इसके बारे में आपको कल जानकारी मिलेगी। और उसके बाद आमुख में अब आपका मेन पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान का ये उद्देशिका है, तो इसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आमुख में ही दिया हुआ रहता है ये। तो हमारा जो भारत का संविधान का जो उद्देशिका है वो इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो हमारा भारत का संविधान का जो उद्देशिका है, ये हमें बताना चाहता है कि
हम भारत के जो भी भारत के व्यक्ति हैं उनको यह मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे एक दृढ़ संकल्प लिया गया है हम भारत के लोगों के द्वारा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ये दृढ़ संकल्प लिया जाना चाहिए कि चाहे इस देश में जो भी लोग हैं कैसे भी हों, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार से बटे हुए हों, उनको जो है क्या करना है, बराबर जो है ना स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनकी प्रतिष्ठा और जो उनके अवसर है उन सभी के समान मौके उनको मिलने चाहिए। सब में जो है व्यक्ति की गरिमा और अखंडता जो है एक निश्चित होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। और दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को जो है ना पारित किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो भारत का संविधान सभा है उसको पारित कब किया गया था। तो भारत का जो संविधान सभा है इसको पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को पारित किया गया था। और जो भारत का संविधान है वो लागू हुआ था आपको 26 नवंबर 1950 को। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और उसको पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपका जो अमुक है ये यहाँ पे समाप्त होता है, और आज का वीडियो भी आज समाप्त होता है यहाँ पे। तो आशा है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे। जो भी बच्चे सीरियस हैं वो तो जुड़ ही गए होंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन में क्लासेस स्कूल के तो बंद हैं, तो यहीं से कुछ हो सकता है। तो जो भी बच्चे पढ़ने के इच्छुक होंगे उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और साथ में जो बेल आइकन आता है उस पर क्लिक करके जो ऑल का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना होता है, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आपको डालूंगा यूट्यूब पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि यूट्यूब पे नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं टाइम से, तो आपको क्या करना है कि एक टाइम बना लेना है। जैसे आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो आपको टाइम होता है कि मेरा साइंस का जो कोचिंग है, क्लास है, वो 3 बजे शाम को चलेगा या फिर 5 बजे से शुरू होता है। तो आपको यही इसी प्रकार से टाइम लिख लेना है, कहीं पे दीवार पे नोट डाउन कर दो, कहीं पे भी लिख दो कि मेरा जो है क्लास 3 बजे से साइंस का चलेगा, शाम में या फिर सुबह में जो भी है। और आप उसी टाइम पे यूट्यूब पे आ जाओ और मेरे इस चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट में जा कर के अपना वीडियो को देखो। इस तरह से क्या होगा कि एक टाइम पे आ जाएगा, आपको फिक्स टाइम पे पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिए और इस महामारी के समय में अपने घरों में रहें और सावधानियां बरतें। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।